गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज हम लोग तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत तटस्थता वक्र क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, तटस्थता अनुसूची क्या होता है, तटस्थता वक्र का हम निर्माण कैसे करते हैं, कैसे उसका हम रेखा चित्र कैसे बनाते हैं, तटस्थता मानचित्र क्या होता है और इस विश्लेषण की मान्यताएं क्या हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण। इसकी थोड़ा हम हिस्ट्री की बात करें, कहां शुरुआत हुई। तो इस विचार को सर्वप्रथम हम बात करें 1881 में अंग्रेजी अर्थशास्त्री एजवर्थ ने कब 1881 में 1881 में एजवर्थ ने इस विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अर्थात तटस्थता वक्र विश्लेषण का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम एजवर्थ ने दिया। कब दिया? 1881 ईस्वी में दिया। क्लियर? एजवर्थ के बाद यदि हम बात करें तो पैरेटो इन्होंने 1906 में एजवर्थ के बाद पैरेटो ने इस विश्लेषण को विकसित किया। तटस्थता वक्र विश्लेषण को क्या किया? इसको जो है विस्तृत किया। इसका जो है एक प्रकार से कहिए कि इसका जो है विकास, यहां पर इन्होंने विचार को दे दिया, लेकिन जो आपका हम बात करें कि पैरेटो जो थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको विस्तृत किया और विकसित किया। इस विश्लेषण को विकसित करने का श्रेय किसको है? पैरेटो को है। बाद में पैरेटो के बाद हम बात करें तो एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था स्लट्स्की, इन्होंने इस एनालिसिस में कुछ और संशोधन किया, कुछ और सुधार किया। इसमें क्या किया? इन्होंने सुधार किया। इन्होंने विचार प्रस्तुत किया, इन्होंने क्या किया? इस विश्लेषण को विकसित किया, इन्होंने उसमें कुछ और सुधार किया। लेकिन अंततः हम बात करें कि 1934 में दो अर्थशास्त्री जिनका नाम था हिक्स एवं एलन, इन्होंने क्या किया? 1934 में इसको साइंटिफिक रूप दिया, वैज्ञानिक रूप दिया। तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिक्स और एलन को। इसके बाद 1939 में हम बात करें तो प्रोफेसर हिक्स ने 1939 में 1939 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था वैल्यू एंड कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल।
कैपिटल TAL है कैपिटल। इस पुस्तक में प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थता वक्र विश्लेषण को और अधिक विस्तृत ढंग से और अधिक वैज्ञानिक ढंग से इसको जो है डिफाइन किया, इसको विश्लेषित किया। इसके बाद तटस्थता वक्र विश्लेषण व्यवहार में इसका जो है प्रयोग शुरू हो गया। तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है यह उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित। उपयोगिता के दो दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण जिसके समर्थक मार्शल, दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसके समर्थक जो है आपके हिक्स, एलन, पैरेटो ये लोग थे। गणनावाचक दृष्टिकोण क्या मानता था कि उपयोगिता मापनी है, उसको मुद्रा में हम माप सकते हैं, उसमें हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। जबकि क्रमवाचक विश्लेषण क्या मानता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, इसको हम मात्रा के रूप में हम नहीं माप सकते, इकाई के रूप में हम नहीं माप सकते। हम इसको केवल क्रम दे सकते हैं, एक आर्डर दे सकते हैं जिससे हम तुलना कर सकते हैं कि इस वस्तु में दूसरी वस्तु की तुलना में उपयोगिता कम है या ज्यादा है। लेकिन कितना कम है या कितना ज्यादा है, इस बात की माप जो है उपयोगिता नहीं करता। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण भी यही बात बताता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता को हम केवल एक क्रम दे सकते हैं, एक आर्डर दे सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमवाचक जो संख्याएं हैं उसको हम देकर केवल हम तुलना कर सकते हैं कि किस वस्तु में उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता की तुलना में कम है या ज्यादा है। लेकिन कितना कम है कितना ज्यादा है इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता, इसकी माप नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार ये विश्लेषण जो है उपयोगिता को अमापनी मानता है, यानी मापनी नहीं है ऐसा मान के चलता है, यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित। अब हम बात करेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो इसके हम अर्थ की बात करें, तटस्थता वक्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तटस्थता वक्र का अर्थ और परिभाषाओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तटस्थता वक्र के अलावा अन्य कई नामों से भी जानते हैं। जैसे इसको हम उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, उदासीनता वक्र, इसको हम अनभिमान वक्र भी बोलते हैं। इसको हम सम संतुष्टि वक्र भी बोलते हैं। इसको हम सम संतुष्ट वक्र भी बोलते हैं। तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र, ये नाम तो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इन सभी का मतलब इंडिफरेंस कर्व ही होता है। इंग्लिश है कि है इंडिफरेंस कर्व, ये सब इंडिफरेंस कर्व है, केवल इसकी इंग्लिश बदल जाती है। इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। तो इंग्लिश आप याद रखिए, इंग्लिश नाम इसका इंडिफरेंस कर्व। यदि आपको याद रहेगा तो तटस्थता वक्र के नाम से दिया हो, चाहे उदासीनता वक्र के नाम से पूछ रहा हो, चाहे
अनधिमान वक्र के नाम से पूछ रहा हो, मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनमें से आप किसी भी नाम का प्रयोग कर सकते हैं अपने लिखने में या बोलने में। ठीक है, क्योंकि सभी एक ही है। अब हम बात करते हैं कि इनका नाम तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र या समसंतुष्टि वक्र क्यों पड़ा। इनके नाम को विश्लेषित करने से पहले हम ये समझें कि तटस्थता वक्र होता क्या है। पहले इसकी हम मीनिंग समझते हैं, ये होता क्या है, फिर इसको जो है हम क्या करेंगे, फिर इसको हम आपको बताएंगे किस तरह से इनका नाम ये पड़ा है। तो तटस्थता वक्र की अगर मीनिंग की बात करें तो तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाते हैं तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी इसको परिभाषित किया है, जैसे प्रोफेसर स्टम है, स्टम ने परिभाषित किया कि यह अर्थात तटस्थता वक्र यह वस्तु की मात्राओं या वस्तुओं की मात्राओं के संयोगों का वह बिंदुपथ है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है, इसीलिए इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, यह वस्तुओं की मात्राओं का वह संयोग, वस्तुओं की मात्राओं के संयोगों का वह बिंदुपथ होता है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है, इसी कारण इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी इसको परिभाषित किया। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी इसको परिभाषित किया। बोल्डिंग ने तटस्थता वक्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समान अनुराग प्राप्त करने वाली रेखाएं या वक्र तटस्थता वक्र कहलाती हैं, क्योंकि वस्तुओं का प्रत्येक जो संयोग होता है वह परस्पर एक दूसरे से न तो अच्छी स्थिति होती है और न तो खराब स्थिति होती है। यानी जो प्रत्येक संयोग होता है वस्तुओं का, वह प्रत्येक संयोग परस्पर हम बात करें एक दूसरे से, न तो बहुत अच्छी स्थिति होती है और न तो बहुत ही खराब स्थिति, न अच्छी होती है न तो खराब स्थिति होती है, मतलब पूर्ववत स्थिति होती है। पूर्ववत स्थिति होती है, इसका मतलब है कि जो संतुष्टि का स्तर है वो क्या होता है, समान होता है। समान अनुराग की बात की आपने। इन परिभाषाओं को यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो यहां पर क्या कहेंगे कि तटस्थता वक्र क्या है। तटस्थता वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु
प्रत्येक बिंदु की बात की जा रही है, क्योंकि इस हमने क्या कहा, बिंदुओं का, ये क्या है, ये संयोगों का वह बिंदुपथ होता है। बिंदुपथ का मतलब क्या होता है, बिंदुपथ का मतलब यही होता है, बिंदुओं का रास्ता, बिंदुओं का मार्ग, यानी जिस मार्ग में बिंदु ही बिंदु आपको मिले, यह पथ होता है तटस्थता वक्र। या आप कह लीजिए तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु हैं सभी, दो वस्तुओं, महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, यहां पे दो वस्तुओं की बात की जा रही है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रत्येक संयोग से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो समान होती है। यानी जितने भी संयोग आपको मिलेंगे इस वक्र पर, जितने भी संयोग आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे संयोग होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, और सभी बिंदु जो है क्या करते हैं, दो वस्तुओं के संयोग कॉम्बिनेशन को बताते हैं, और सभी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। क्योंकि उपभोक्ता को सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए इसको समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। और उपभोक्ता क्या होता है, क्योंकि इनमें सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान संतुष्टि मिलती है, सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है, इसीलिए उपभोक्ता किसी भी एक संयोग पर तटस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, इसीलिए इसको हम तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। क्योंकि सभी बिंदुओं पर क्या है, समान संतुष्टि मिल रही है, और समान संतुष्टि मिलने के कारण क्या है कि उपभोक्ता एक बिंदु पर जो है, एक संयोग पर तटस्थ हो जाता है, अन्य संयोगों के प्रति क्या होता है, उदासीन हो जाता है। क्यों उदासीन हो जाता है, क्योंकि सभी से क्या मिल रहा है, एक जैसी संतुष्टि मिल रही है। यह संतुष्टि स्तर अलग अलग होता तब वो चुनाव करता, प्रयासरत रहता, तत्पर रहता, सक्रिय रहता, लेकिन सभी जो है संयोग क्या है, समान संतुष्टि को बताते हैं, इसीलिए वो क्या करता है, वह किसी एक बिंदु पर तटस्थ रहता है, अन्य संयोगों के प्रति क्या करता है, वो उदासीन रहता है, इसीलिए इसको हम उदासीनता वक्र भी बोलते हैं। जैसे आपके सामने 10 पेन रख दें हम आपको कि भाई 10 पेन है, इसमें से कोई एक पेन ले लो, लेकिन पेन कैसी है, क्वांटिटी क्वालिटी सभी में क्या है, समान है, उसकी कीमत, उसका रंग रूप आकार सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है। एक जैसी कलम 10 रख दी गई है और आपसे कहा जाए कि इसमें से एक कलम आप ले लीजिए, तो आप कलम को देखते हैं, सब एक जैसी दिखती है, सब कुछ आपको पता है, तो क्या करेंगे, उसमें आप चुनाव करना शुरू करेंगे, इसको लें कि इसको लें कि इसको लें। आप किसी भी एक को उठा ले सकते हैं, क्योंकि हर एक पेन से आपको समान उपयोगिता मिलती है, आपको किसी एक को अधिमान नहीं देना है, क्योंकि किसी एक विशेष को अधिमान नहीं देना है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, अनधिमान वक्र भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इनको कई नामों से हम जानते हैं। तो यहां पे हम निष्कर्ष रूप में एक बार फिर से आपको बताएं कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, कि तटस्थता जो वक्र है, यहां पे बिंदुओं की बात की जा रही है। भाई कोई भी वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, रेखा और वक्र दो शब्द होते हैं। रेखा क्या है, रेखा का मतलब क्या है, जो सीधी हो, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, कैसे भी हो, सीधी हो, रेखा। वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। जब रेखा सीधी ना हो बल्कि क्या हो जाए, टेढ़ा हो जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ना, गणेश भगवान की जो सूंड है कैसी है, टेढ़ी है, टेढ़ी है, तो वक्र बोलते हैं। वक्रतुंड, तुंड मतलब सूंड, सूंड कैसा है, वक्राकार है। वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा। तो कोई भी आकृति क्या है, ये टेढ़ी हो, कोई भी रेखा टेढ़ी हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे भी है, ऐसे हो जाए, तो क्या बोला जाएगा, वक्राकार बोला है। चंद्रमा है, चांद है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पूर्णिमा के पहले जो चांद है क्या है, वक्र के आकार का होता है, टेढ़ा होता है, इसी को वक्र कहते हैं। तो तटस्थता वक्र का मतलब समझना, वक्र का मतलब समझना। तो तटस्थता वक्र वह वक्र है, मान लीजिए वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु
ये बिंदुओं का परिपथ है, बिंदुओं का पथ है, बिंदु पथ है, तो इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे और प्रत्येक बिंदु जो है, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, दो वस्तुओं की बात की जा रही है, दो से अधिक नहीं, दो वस्तुओं या दो से कम भी नहीं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है और प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और उपभोक्ता जो है किसी एक संयोग पर तटस्थ हो जाता है। इसीलिए जो है ये क्या होता है, इसको हम तटस्थता वक्र कहते हैं। बात समझ में आ गया? तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता इनमें से किसी भी एक संयोग पर तटस्थ होता है, इसी को हम तटस्थता वक्र कहते हैं। अब तटस्थता वक्र की मीनिंग और परिभाषा के बाद आगे इसी में हम पढ़ेंगे। तटस्थता वक्र से ही रिलेटेड शेड्यूल होता है, अनुसूची होती है, तालिका होता है, सारणी होता है, इसी को हम सारणी के द्वारा समझेंगे और जिसका नाम है तटस्थता सारणी। तो आइए तटस्थता सारणी या तटस्थता अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग तटस्थता अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तटस्थता अनुसूची, जिसको हम तटस्थता सूची या तटस्थता तालिका या तटस्थता सारणी के नाम से भी जानते हैं। ये तटस्थता अनुसूची को हम इंग्लिश में इंडिफरेंस शेड्यूल भी बोलते हैं। इंडिफरेंस शेड्यूल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंडिफरेंस शेड्यूल। क्या होता है इंडिफरेंस शेड्यूल? तटस्थता अनुसूची दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की वह सूची होती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तटस्थता अनुसूची दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की एक सूची होती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। जिससे उपभोक्ता को मतलब कि इस शेड्यूल में जितने भी संयोग हैं, इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, तटस्थता अनुसूची कहते हैं। आइए इसको हम इस अनुसूची को बनाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको बनाते हैं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है जो दो वस्तुओं का उपभोग करता है और दो वस्तुओं का जब उपभोग करता है, दो वस्तुओं के उपभोग में क्या होगा, दो वस्तुओं का जो है एक क्रम होगा, संयोग होगा, कॉम्बिनेशन होगा। उसको हम जो है यहां पे लिखेंगे संयोग क्रम, संयोग क्रम, कॉम्बिनेशन, ऑर्डर, या केवल कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, केवल संयोग आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप एक्स वस्तु, यहां पर आप वाई वस्तु, दो वस्तु लेना है, क्योंकि जो तटस्थता अनुसूची है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। तो दो वस्तुएं हमको लेनी है। मान लीजिए एक एक्स वस्तु, एक वाई। इसका जो है कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं, कोई वस्तु आप और ले सकते हैं। जैसे आप इसको एक्स वस्तु को आप सेब बोल दीजिए, ये सेब है, और इसको मान लीजिए संतरा है। इस रूप में भी आप वस्तुओं को ले सकते हैं। अब यहाँ पे विभिन्न संयोग यहाँ पे हम दर्शाएंगे। संयोग जो होगा वो क्रम में होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, या रोमन अंक में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर हम इंग्लिश में ए बी सी डी के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए चार संयोग हम ले रहे हैं उपभोक्ता का, ए बी सी डी, ये चार संयोग है, दो वस्तुओं का चार संयोग है। पहले संयोग में मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ, यहाँ पे हम नंबरिंग लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम 20, 14, 10, 8, ये क्या है, 1 2 3 4 ये सब क्या है,
ये उपयोगिता नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी तो मापनी ही नहीं है इस विश्लेषण के अनुसार। केवल हम आर्डर दे सकते हैं, हम सीधा इसको अंकों में माप नहीं सकते हैं, जोड़ घटा नहीं कर सकते। ये क्या है? ये वस्तुओं की मात्राएं हैं, ये संख्या है, क्रम है, इकाइयां है। ये जैसे यहाँ पे संतरा है, संतरे की इकाई है, उसकी मात्रा है। 20 का मतलब 20 संतरा, 1 2 3 4 20 संतरा। 14 मतलब 14 संतरा, इसकी मात्रा है। 1 का मतलब 1 सेब है, 2 सेब है, ये मात्रा है। ये वस्तुओं की मात्राओं को दिखा रहा है ना। ये संयोग क्या दिखाते हैं? दो वस्तुओं की मात्राओं को दिखाते हैं, दोनों वस्तुओं का। जैसे पहला संयोग है, अब इसको देखिए, पहले संयोग से क्या है? x वस्तु की अर्थात सेब की 1 इकाई और y वस्तु की कितनी इकाई? 20 इकाई को दिखाता है। एक वस्तु x की 1 और y की 20 इकाई, ये कौन दिखाता है? ए संयोग दिखाता है। बी संयोग क्या दिखाता है? सेब की 2 इकाई और संतरे की 14 इकाई। सी क्या दिखाता है? 3 सेब और 10 संतरा। डी क्या दिखाता है? 4 सेब और 8 संतरा। इसके संयोग को दिखाता है, कॉम्बिनेशन को दिखाता है। इस तरीके से ये आपको दिख रहा है, ये इन दोनों वस्तुओं का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है? तटस्थता सूची क्या है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की सूची होती है। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की वह सूची जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है ना। क्यों घट रही है? ताकि संतुष्टि स्तर में कोई परिवर्तन न हो, समान संतुष्टि मिले। क्योंकि ये इस अनुसूची यही दिखाता है कि प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से तटस्थता अनुसूची का हमने ये प्रारूप बना दिया। ये कुछ हमने काल्पनिक इकाइयां ली हैं, आप इन आंकड़ों को बदल के भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। लेकिन लिखने का क्रम आपका यही होना चाहिए कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरे वस्तु की घटेगी, ताकि उपभोक्ता के संतोष में कोई अंतर न हो, उसके संतुष्टि का स्तर में परिवर्तन न हो, वह पूर्ववत बना रहे। ठीक है। अब हम ये जो है तटस्थता अनुसूची है, अब इसी की सहायता से हम तटस्थता वक्र को बना सकते हैं रेखा चित्र के द्वारा। अभी तो हमने तटस्थता वक्र की मीनिंग समझी, उसका डेफिनेशन समझा। अब हम उसको बनाए कैसे, उसका आकार कैसे बनाए, तो उसको हम यहाँ पे इस अनुसूची के द्वारा जो है इसकी सहायता से हम तटस्थता वक्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम तटस्थता वक्र, जिसको हम इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए वही चीज हमने जो आपको बताया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष लेंगे यहाँ पे, दोनों धनात्मक। ये क्षैतिज अक्ष होता है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है ना। और दोनों ही धन दिशा होते हैं, क्योंकि इसमें सभी धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें माइनस वाली कोई बात ही नहीं है। तो जब भी माइनस की कोई संख्याएं ना हो तो हम धन अक्षों को ही लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स अक्ष पर जो है क्या दर्शाया जाएगा, वाई पे क्या दर्शाएगा, इनको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो एक्स अक्ष पे हम क्या दर्शाएंगे? एक्स वस्तु को दर्शाएंगे। यहाँ पर एक्स वस्तु क्या है? एक्स वस्तु आपने सेब माना है तो सेब भी लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे दिक्कत नहीं है। की मात्रा, आप मात्रा लिखिए, चाहे इकाई लिखिए, चाहे कुछ मत लिखिए, मतलब इकाई से ही है, मात्रा से ही है। ठीक है। यहाँ पे वाई वस्तु, वाई वस्तु अर्थात संतरा की मात्रा। नंबरिंग एक्स अक्ष पे देखिए 1 2 3 4 लिखा है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे एक पैमाना मानकर, है ना, सेंटीमीटर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 बराबर बराबर करना है ना। 1 2 3 4 और भी ले सकते हैं आप, 5 6 और ले सकते हैं, है ना। जितना आपकी आवश्यकता है उतना ही आपके यहाँ पे आवश्यकता जितनी होगी उतना यूज करेंगे, बाकी छूट जाए कोई दिक्कत। क्योंकि एरो क्या दिखाता है? ये दिखाता है जितना आप मर्जी उतना आप बढ़ाइए, है ना। जितनी आपके पास आवश्यकता हो
अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे संतरा देखिए, अधिकतम 20 है, न्यूनतम 8 है, 20 तक है, तो 2-2 करके हम 10 लाइन बनाएंगे, तो 2 20, तो 2 को 1 सेंटीमीटर मानेंगे, तो आपके 10 खाने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और भी ले सकते हैं 11 12। तो इसमें लिखेंगे कैसे, 1 2 नहीं लिखेंगे, इसमें 2 4 करके लिखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 2 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने 2 संतरे को हमने 1 सेंटीमीटर माना, 1 सेंटीमीटर को 2 संतरा माना, तो इसलिए 2-2 करके हम लिख रहे हैं, ताकि 10 खाने में ही बन जाए, नहीं तो हमें 20 खाने बनाने पड़ेंगे, 1-1 करके बनाएंगे तो। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इस संयोग क्या दिखाता है। x की 1 मात्रा, y की 20 मात्रा। 1 मात्रा, यहां से आप सीधे जाइए, देखिए यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा आपको, है ना। ठीक, फिर 2 पे देखिए 14 है, 2 यहाँ पे है, ऊपर 14 है, इसी के ऊपर जाइए ऐसे आप, 14 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये लगभग 14। ये आपका A संयोग है, ये आपका B संयोग है। इस तरीके से C संयोग को देखिए, 3 पे 10 है, यहाँ 3 है, 3 से आप ऊपर जाएंगे ऐसे, यहाँ पर आपको, है ना, इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो ये आपका क्या है, C संयोग है। इसी तरीके से D संयोग देखेंगे तो 4 पे 8 है, तो 4 यहाँ पे है और 8 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो आप ऊपर जाएंगे और 8 यहाँ पे है ना, यहाँ पर, ये आपका D संयोग मिल जाएगा। ठीक है, अब इन बिंदुओं को आप मिला लेंगे, स्केल रखेंगे ऐसे सीधा, स्केल यहाँ से पहले 2 बिंदुओं मिलाएंगे, सीधी लाइन ऊपर थोड़ा बढ़ाते हुए ऐसे खींचेंगे। ठीक है, फिर आप इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाती हुई रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये जो वक्र आपको मिल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या है, IC है। इसी को हम इंडिफरेंस करो अनाधिमान वक्र कहते हैं। प्रत्येक संयोग पर आप देखें, वस्तुओं की मात्राएं भी आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, आप डॉट डॉट लाइन से कर सकते हैं, चाहे सीधी लाइन से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, A बिंदु हो गया, B बिंदु देखिए आप, C बिंदु देखिए आप, D बिंदु देखिए आप, दिख रहा, मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए A संयोग पर आप देखिए तो x की कितनी मात्रा है, 1 मात्रा है, तो 1 x बोल सकते हैं। y की 20 मात्रा, तो 20 y बोल सकते हैं। B पर क्या है, x की 2 मात्रा है, 2x प्लस y की 14 मात्रा है, 14 y लिख सकते हैं। C पर क्या है, C पर आप देखें तो C पर आपका x की 3 मात्रा है, तो 3x लिख सकते हैं, प्लस y की कितनी मात्रा है, y की 10 मात्रा है, तो y की कितनी मात्रा है, 10 मात्रा है, तो क्या लिखेंगे, 10y लिखेंगे। इसी तरीके से D पे क्या है, x की 4 मात्रा है, तो यहाँ 4x लिख देंगे, प्लस y की कितनी मात्रा है, 8 है, तो 8y लिख देंगे। तो ये आप देख रहे हैं डिफरेंट जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं ABCD, ये क्या दिखा रहे हैं, 2 वस्तुओं यानी x और y अर्थात सेब और संतरे की अलग अलग मात्राओं को दिखा रहे हैं। पहले संयोग से देखिए, A बिंदु पर A संयोग सर x की 1 मात्रा और y की 20 मात्रा, B संयोग पर x की 2 मात्रा और y की 14 मात्रा, C संयोग पर x की 3 मात्रा और y की 10 मात्रा, D संयोग पर x की 4 मात्रा और y की 8 मात्रा का कॉम्बिनेशन है, संयोग है। और इन सभी संयोग, ये सारे संयोग किस पर स्थित हैं, ये IC अनाधिमान वक्र पर स्थित हैं। इसीलिए प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, और उपभोक्ता जो है इन्हीं किसी भी एक कॉम्बिनेशन पर, किसी भी एक संयोग पर क्या होता है, तटस्थ होता है और संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, इस वक्र का यदि आप एक सामान्य जो है इसका फिगर दिमाग में फिट करना चाहें, तो इसका जो सामान्य फिगर है देखिए इस तरीके से बना है ना, इसका जो सामान्य रूप है तो किस तरीके से, इस तरीके से बना है। तो जनरली आपको कहीं बनाना है तो IC को आप इस तरीके से बनाएंगे, ऊपर से नीचे
दाएं से दाएं तरफ आपको गिरता हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नीचे की तरफ होता है। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये एक सिंपल जो है इसका फिगर होता है। तो ये जो है तटस्थ वक्र होता है, जो कि मैंने परिभाषा याद करिए, तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं, देखिए x और y, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को, देखिए अलग अलग संयोग हैं, है ना, दर्शाते हैं, तथा प्रत्येक संयोग से, सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यही कहता ना, यही चीज यहाँ पे तो वक्र के द्वारा क्लियर हो गया, इसकी परिभाषा दिमाग में फिट हो गया। तटस्थ वक्र क्या होता है? तटस्थ वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, और उपभोक्ता इन संयोगों में से किसी भी एक संयोग पर तटस्थ होता है। इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? तटस्थता वक्र बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे तटस्थता अनुसूची और तटस्थता वक्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे तटस्थता मानचित्र के बारे में, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग तटस्थता मानचित्र के बारे में समझेंगे कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। तो तटस्थता मानचित्र वह मानचित्र होता है, वह रेखा चित्र होता है जिसमें एक से अधिक तटस्थता वक्र बनाए गए हों। जिसमें एक से अधिक तटस्थता वक्र हो उसको हम क्या कहेंगे? तटस्थता मानचित्र। यानी एक तटस्थता वक्र है तो उसका नाम तटस्थता वक्र है, लेकिन जब किसी चित्र में एक से अधिक जो है इंडिफरेंस कर्व है तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, तटस्थता मानचित्र बोलते हैं। क्लियर हुआ? वह चित्र, वह रेखा चित्र या वह मानचित्र जिसमें एक से अधिक तटस्थता वक्र हो उनको हम क्या कहते हैं? तटस्थता मानचित्र कहते हैं। क्योंकि कोई उपभोक्ता जो है उसके समक्ष जो है केवल एक ही तटस्थता वक्र नहीं हो सकता, एक से अधिक तटस्थता वक्र हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे एक तटस्थता वक्र जो होता है इसके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, लेकिन अलग अलग तटस्थता वक्र है तो उस पर जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि अलग अलग तटस्थता वक्रों से उपभोक्ता को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। और जो अलग अलग संतुष्टि मिलती है, यदि हम इसकी बात करें तो ये भी आप जानते रहिए कि ऊंचे उठते हुए तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को बताते हैं। अर्थात हर तटस्थता वक्र अपने नीचे वाले तटस्थता वक्र से ऊंचे संतुष्टि को बताएगा, अधिक संतुष्टि को बताता है, और हर तटस्थता वक्र अपने ऊपर वाले से नीचे संतुष्टि को बताता है, कम संतुष्टि को बताता है। आइए हम इसी को रेखा चित्र के द्वारा या तटस्थता मानचित्र को हम रेखा चित्र के द्वारा जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए अब तटस्थता मानचित्र कैसे बनाएंगे हम। आपको वही करना क्या है, यहां पर x अक्ष लेंगे, यहां पर O मूल बिंदु है, यहां पर y है, यहां पर x वस्तु को लेंगे, यहां पर y वस्तु को लेंगे। अब चूंकि मैंने भी आपको क्या बताया, तटस्थता मानचित्र में एक से अधिक जो है अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और हमने इसका एक स्वरूप भी आपको बता दिया था कैसे बनता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आप आईसी बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एक से अधिक बनाना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 तटस्थता वक्र बनाया, तो तटस्थता वक्र को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, जिसको आईसी बोलते हैं। यहाँ पे 4 हैं तो नामकरण कर देंगे IC1 IC2 करके, IC3 और IC4।
IC1, IC2, IC3, IC4 क्या है? ये अलग अलग तटस्थता वक्र हैं जो कि अलग अलग संतुष्टि को बताते हैं। अब ये तटस्थता वक्र अलग अलग, यहाँ पे एक से अधिक तटस्थता वक्र है, इसलिए पूरा चित्र क्या हो गया? इसी को हम बोलेंगे तटस्थता मानचित्र बोलेंगे। अब इसकी विशेषता क्या होती है? मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग संतुष्टि स्तर को बताते हैं, और ये जो संतुष्टि स्तर को अलग अलग बताते हैं, इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो हर एक तटस्थता वक्र पे हम अलग अलग संयोग या बिंदु को ले लें। तो यहां पर आप देखें, इसको यदि मिला दें नीचे, ऐसे मिला दें, इसका नामकरण कर दें। यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D, चार बिंदु, चारों अलग अलग हमने इंडिफरेंस कर्व पे रख दिया है बिंदुओं को। यहाँ पे देखिए एक बिंदु पर जो है इसको आप x1 लिख दीजिए, इसको y1 लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पे पहले आप बना लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूँ इस तरीके से। आप इसको पहले डॉट डॉट लाइन में लगाइए या सीधा आप लाइन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2, इसको x3, इसको x4, ठीक है, x1, x2, x3, x4, ऐसे यहाँ पर भी आप बना दीजिए। डॉट डॉट लाइन से हम बना रहे हैं यहाँ पे, आप भी ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। इसका भी हम नामकरण कर देते हैं y1, y2, y3 और y4, ठीक। अब देखिए, पहले तटस्थता वक्र IC1 पर स्थित A बिंदु x वस्तु की OX1 मात्रा और y वस्तु की OY1 मात्रा को दर्शाता है, दिखाता है। अर्थात ये संयोग जो है x की इतनी मात्रा और y की इतनी मात्रा को दिखाता है। B संयोग जो कि दूसरे तटस्थता वक्र पर स्थित है, IC2 पर स्थित है, तो ये देखिए आप OX2 और OY2 मात्रा को दिखा रहा है। x की OX2, y की OY2 मात्रा को दिखा रहा है। अब यहां पे आप कंपैरिजन करिए, तुलना करिए। यहां जो आप देख रहे हैं दूसरे संयोग पे, जो दूसरे जो तटस्थता वक्र पे B संयोग है, यहां पर आप देखिए इस संयोग की अपेक्षा जो है A पे कितना था? x की OX1 मात्रा थी, अब B पे कितना हो गया? बढ़कर OX2 हो गया। ऐसे ही y का देख लीजिए, पहले कितना था A पर? OY1 मात्रा थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? OY2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि B संयोग पर A की तुलना में x की मात्रा भी बढ़ गई और y की मात्रा भी बढ़ गई। जब वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है तो ऐसे में उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर भी ऊंचा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि B में जो है A की अपेक्षा B पर जो है अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से हम तीसरे अनधिमान वक्र किस संयोग पर देखते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर OX3 और OY3 मात्रा मिल रहा है x और y की, जो कि B वाले संयोग से OX2 से क्या है? ज्यादा है। यहाँ OY2 से OY3 क्या है? अधिक है। इसका मतलब है कि B वाले संयोग से C वाले संयोग पर x और y दोनों वस्तुओं की मात्राएं क्या है? अधिक हैं। इसलिए क्या होगा? उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी। एक भी वस्तु की मात्रा अधिक मिल रही है तब भी क्या होगा? उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी। दोनों को मिल रही है तो और अच्छी बात है, अधिक संतुष्टि दिख रही है आपको। इसी तरीके से D पर देखें तो जिसमें मात्रा x की OX4 है और y की कितनी है? OY4 है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं D पर सबसे अधिक जो है x की मात्रा और y की मात्रा है। इसलिए D बिंदु पर सबसे अधिक जो है क्या मिलेगा? संतुष्टि स्तर होगा, सबसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर x और y की सबसे अधिक मात्रा निर्धारित की गई है या मिलती है, इसमें ऐड की गई है या दिख रही है, दर्शा रहा है D बिंदु। ठीक है, अब देखिए आप एक ही तटस्थता वक्र की यदि हम बात करें, अभी हमने पीछे देखा वहां पर A, B, C, D 4 हमने संयोग को देखा था और सभी संयोगों से क्या था? सभी संयोगों से संतुष्टि क्या थी? समान थी। संतोष का स्तर, संतुष्टि का स्तर क्या था? समान था। एक ही तटस्थता वक्र पर
यदि आपके बिंदु हो या संयोग हो तो समान संतुष्टि को दिखाते हैं, लेकिन यदि अलग अलग तटस्थता वक्र है तो आप देखिए कि अलग अलग संतुष्टि को दिखाता है। यदि इसको बढ़ते क्रम में देखा जाए तो ए से अधिक बी पर संतुष्टि मिलती है, बी से अधिक सी पर संतुष्टि मिलती है और सी से अधिक जो है डी पर संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार जो है ये तटस्थता मानचित्र ये जो है इस तरीके से जो है इसका स्वरूप बनता है और ये इस तरीके से ऊंचे संतुष्टि को दिखाता है। क्लियर? अब आगे इसमें जो है लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या हैं। अजम्पशंस की बात हम करेंगे। ठीक, आइए हम लोग मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। मान्यताएं तटस्थता वक्र विश्लेषण कुछ प्रमुख मान्यताओं पर जो है आधारित है, जिसमें से कुछ प्रमुख मान्यताएं हम यहां पे चर्चा करेंगे। पहली मान्यता, उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए। अर्थात उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील है और वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। उपभोक्ता विवेकशील है और वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह इसकी पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता की हम बात करें, मार्केट में, बाजार में केवल दो ही वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं हैं। बाजार में केवल दो ही वस्तुएं हैं। मान लीजिए एक्स और वाई, और दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो क्या है? दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। कीमतें क्या हैं? स्थिर हैं। मार्केट में केवल दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, दो ही वस्तुओं की बात करता है और उन वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होता। कीमतें क्या हैं? स्थिर हैं। ठीक है, ये जो है दूसरी मान्यता है। आइए तीसरी मान्यता की तरफ चलते हैं। तीसरी मान्यता, उपभोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं वह समरूप है। वस्तुएं क्या हैं? समरूप हैं। उपभोग की जाने वाली वस्तुएं समरूप हैं एवं विभाज्य हैं। वस्तुएं, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं समरूप हैं एवं विभाज्य हैं। समरूप है मतलब एक जैसी है, गुण में, आकार में, मात्रा में, रंग रूप में क्या है? एक है, कोई अंतर नहीं। सभी वस्तुएं एक जैसी है, समरूप है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में एक ही है। तो समरूप हैं और वस्तुएं कैसी हैं? विभाज्य हैं। विभाज्य का मतलब होता है कि इनको जो है हम छोटे छोटे इकाइयों में या छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसका उपभोग कर सकते हैं, है ना? उसको हम विभाजित करके उपभोग उसका कर सकते हैं, है ना? तो ये जो है इसका मतलब हुआ कि वस्तुएं क्या हैं? समरूप हैं और क्या हैं? सभी वस्तुएं क्या हैं? विभाज्य हैं। ठीक, अगली मान्यता की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता की हम बात करें रुचि, उपभोक्ता की आदत एवं उपभोक्ता की आय, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात उपभोक्ता का इंटरेस्ट, हैबिट एंड इनकम, इन सब में नो एनी चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात ये कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? अगली मान्यता की तरफ चलते हैं।
उपभोक्ता को संपूर्ण जो आपका तटस्थता मानचित्र है, उपभोक्ता को तटस्थता मानचित्र की हम बात करेंगे, तटस्थता मानचित्र की हम बात करेंगे। की जानकारी होती है। उपभोक्ता को तटस्थता मानचित्र की जानकारी होती है या उपभोक्ता को अपने जो तटस्थता मानचित्र है उसका पूरा ज्ञान होता है। इन सारी मान्यताओं के दिए होने पर ही इस वक्र का विश्लेषण किया जा सकता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण संभव कब है? जब ये मान्यताएं दी हुई हो। यदि ये मान्यताएं नहीं दी जाएंगी तो तटस्थता वक्र का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। जितनी भी मान्यताएं हैं, हमने कुछ प्रमुख मान्यताओं के ही बारे में यहाँ पर लिखा है, और सारी मान्यताएं हैं, तो इन मान्यताओं के दिए होने पर ही ये तटस्थता वक्र विश्लेषण, इसको हम विश्लेषित कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत हम लोगों ने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसके अलावा हम लोगों ने इंडिफरेंस शेड्यूल के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम लोगों ने इंडिफरेंस मैप के बारे में अध्ययन किया, और लास्ट में अभी हम लोगों ने अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। दैट्स ऑल।